पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया था अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुरू करने से पहले मैं कुछ ऐसे कथा कहना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। चूँकि ये लॉ का सब्जेक्ट है फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा अच्छे से समझें, कोशिश रहेगी। देखते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी में 3 ऑर्गन होते हैं। पहला ऑर्गन क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, और दूसरा ऑर्गन क्या होता है? लेजिस्लेचर, और तीसरा ऑर्गन जुडिशियरी। अभी क्या होता है कि सबके पावर अलग अलग हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है कि लॉ बनाना जो काम है वो लेजिस्लेचर का काम है, ठीक है, तो ये लॉ मेकिंग बॉडी है। दूसरा क्या है? जुडिशियरी का काम है उस लॉ को इंटरप्रेट करना, संविधान के दिए गए निर्देशों के अनुसार कोई लॉ बन रहा है कि नहीं इसको देखना, ठीक है। लोगों के जो भी ग्रीवियंसेज हैं या किसी की कंप्लेंट है तो जस्टिस की सुरक्षा करना एक तरह से इसका काम है, लॉ बनाना इसका काम है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है कि जो लॉ बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में ही आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है तो 2 चीज इसमें बने हैं, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। अभी क्या है कि एग्जीक्यूटिव का फंक्शन अलग हो गया, जो भी लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, या इसका एक पार्ट हो सकता है नीचे एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेचर का काम हो गया वही लॉ फॉर्मुलेशन, और जुडिशरी का एडजुडिकेशन ऑफ जो लॉ बनाया गया है इसके द्वारा, और साथ साथ में जस्टिस डिलीवरी को इंश्योर करना। तीनों का काम, और तीनों के काम अलग अलग बट गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। अभी इसमें क्या होता है कि एक सेपरेशन ऑफ पावर तो ये हमने देख लिया। दूसरा कंसेप्ट आता है चेक्स एंड बैलेंसेज का। चेक्स एंड बैलेंसेज का कंसेप्ट ये है कि ये तीनों ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, यानी कि जुडिशियरी को ही पूरा पावर मिल जाए, ऑथोरिटेरियन ना हो जाए, इसलिए हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेज का कंसेप्ट रखे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। चेक्स एंड बैलेंसेज कैसे किया जाता है? जैसे लेजिस्लेचर के पास पावर है कि अगर लेजिस्लेचर का कोई लॉ बनता है तो जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करता है, और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो नल एंड वॉइड कर देता है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जुडिशरी चेक्स बनाए हुए है इसके ऊपर। अगर कोई जज कोई गलती करता है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकता है? लेजिस्लेचर उसका इम्पीचमेंट कर सकता है। तो क्या है कि लेजिस्लेचर ने कंट्रोल किया जुडिशरी को, और जुडिशरी ने भी कंट्रोल कर दिया इसको, ठीक है। आगे क्या होता है कि ये लेजिस्लेचर की ही पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो मंत्री होते हैं किसी की मिनिस्ट्री के, वो क्या है? एग्जीक्यूटिव है। वो पार्ट क्या है? लेजिस्लेचर के हैं। इसमें प्रेसिडेंट भी होता है एक तरह से एग्जीक्यूटिव, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है। तो सारे मंत्री ये सब इसमें आते हैं, एग्जीक्यूटिव के पार्ट आते हैं। अभी क्या है कि लेजिस्लेचर इनको भी पनिश कर सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है अगर कुछ गलती करे तो प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट हो सकता है लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एग्जीक्यूटिव भी कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर को। कैसे कंट्रोल करता है? कंट्रोल इन द सेंस कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के ही मेंबर लेजिस्लेचर में भी होते हैं, कि सब एक दूसरे के बैलेंस ऑफ पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेज बोलते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, वो था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो लॉ का इंटरप्रिटेशन जो है वो जुडिशरी का काम है, लॉ बनाना जो काम है वो लेजिस्लेचर का काम है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें इन लोगों का ध्यान नहीं देना है, ये लोग पिक्चर में नहीं रहेंगे। लेजिस्लेचर और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के केस में पिक्चर में नहीं रहेंगे, मतलब रहेंगे ऐसा नहीं है, बैकएंड में रहेंगे। क्योंकि अगर कोई एडजुडिकेशन है किसी लॉ का तो वो तो जुडिशरी के पास है ही, लेकिन मेन जो फोकस है हमारा वो इसी पे रहेगा। किस पे रहेगा? एडमिनिस्ट्रेशन पे। यानी कि कुछ जो लॉ है वो बनाए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, ठीक है, या यूं कहें तो एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है वही कुछ लॉ को बनाएगा। अब जैसे आपने वर्ड सुना होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कभी पढ़ा भी होगा। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है कि जो खाका प्रारूप है वो तो मेन ये इन्होंने कोई एक्ट बना दिया, ठीक है, बिल पास करके, लेकिन वो स्केलेटन फॉर्म में है, उसको आगे रूपरेखा देना या कुछ वो वेगली उसमें मेंशन्ड है, उसके आगे जो लॉ बनाना वो काम है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव को ऐसे पावर नहीं है लॉ बनाने का, लेकिन एग्जीक्यूटिव ही लॉ बनाती है। और जब एग्जीक्यूटिव लॉ बनाती है और जिस लॉ से फॉलो होता है पूरा एग्जीक्यूटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उस लॉ को हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो समझ में आया ना? इसमें क्या है कि जो लॉ जो कंसर्न है इस एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट से, इनके फंक्शनिंग से कंसर्न है, इनके प्रोसेस से कंसर्निंग है, वही लॉ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और हम उसी को आज डिस्कस करेंगे। दूसरा, ये लोग पिक्चर में नहीं है, ये जो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं है, वो लॉ जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन द्वारा बनाया गया हो, ठीक है।
एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग के लिए बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव कैसे प्रॉपर फंक्शन कर सकता है, एग्जीक्यूटिव पे क्या चेक्स एंड बैलेंसेज होंगे, अगर किसी नागरिक को एग्जीक्यूटिव से प्रॉब्लम है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो कहाँ जाए अपने ग्रीवेंस रिड्यूसल के लिए। जो स्टाफ काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, जो भी सरकारी तंत्र में स्टाफ काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे ग्रीवेंस रिड्यूसल के लिए। उस सब चीज़ों के लिए जो भी एक्ट है वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड। अब आपने कुछ कुछ सुना होगा एजेंसीज के बारे में, जैसे मैं बताता हूँ। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो ये क्या है, इसमें नाम जुड़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रिब्यूनल। तो ये भी एक कोर्ट है, लेकिन कोर्ट बाय एग्जीक्यूटिव, इसमें जुडिशरी नहीं है। एग्जीक्यूटिव के अंदर कुछ स्टाफ्स हैं, मान लीजिए कि उनकी सैलरी, पेमेंट, प्रमोशन, डिसमिसल या कुछ भी हो उनको प्रॉब्लम, तो वो कहाँ जाएंगे, वो यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जाके अगर टेक्निकल मैटर का कोई चीज़ है तो वो जहाँ कहाँ जाएंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास। और ये ट्रिब्यूनल फैसला सुनाएगी। यानी कि इस जुडिशरी का काम कौन सा कर रहा है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ही कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, ये लॉ फॉलो कर रहा है जो इनके लिए बनाया गया है, ठीक है। यानी पे, रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग या जो भी सर्विस की चीजें हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। और उसके चलते इसको कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो यहाँ ना जाके ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएगा। जैसे कि इसकी पोस्टिंग 100 बार कर दी गई है, मान लीजिए 10 साल के टाइम में, या 50 बार कर दी गई है, तो उसको इससे लग रहा है कि नहीं ये ग्रेवियंस है सर, मुझे मेरे खिलाफ जबरदस्ती कोई काम कर रहा है, तो ये कैट में जा सकते हैं। तो कैट क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। और ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, ठीक है, एक तरह से एग्जीक्यूटिव कोर्ट समझिए। तो जो ही चर्चा है यहाँ पे वो होगा किस पे फोकस होगा, एग्जीक्यूटिव के पार्ट पे, ना कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पार्ट पे। वो कानून दूसरा है और ये जो कानून है ये दूसरा है। ये थोड़ा ऐसे ही बैकग्राउंड हो गया। अभी देखते हैं आगे क्या है। अभी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो जैसे 3 कैटेगरी के लॉ पुराने समय से हम लोग के यहाँ होते आए हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली 3 तरह के लॉ होते थे। पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा था क्रिमिनल लॉ और तीसरा था सिविल लॉ। यही 3 तरह के लॉ पुराने समय से चलते आ रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या लॉ क्या था, ये स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स है उनको डिफाइन करता था। यानी कि प्रेसिडेंट्स का पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या क्या पावर है, ठीक है, गवर्नर कैसे शासन करेंगे, ये सारी चीजें कहाँ डिफाइन है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। तो यही पहला लॉ जो था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो क्या करता था, स्टेट के ऑर्गन को डिफाइन करता था और लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है वो सारी चीजें इसमें दी गई थी। क्या लोगों के क्या अधिकार हैं, मौलिक अधिकार क्या है, ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। तो ये एक तरह का है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दूसरा जो लॉ था वो था क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या है, ये इंडिविजुअल का सोसाइटी से क्या रिलेशन है वो दिखाता है। यानी कि अगर इंडिविजुअल कुछ गलत इंपैक्ट डाल रहा है सोसाइटी पे तो उसके लिए क्रिमिनल लॉ जो है वो आ जाता था सामने। अब जैसे मान लीजिए कोई मर्डरर है तो वो भी तो सोसाइटी पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट डाल रहा है, सही या गलत, तो वो क्या है, ये लॉ डिफाइन करता है रिलेशन विथ जो भी आदमी का सोसाइटी के थ्रू। अब ये थोड़ा वेगली है, इसको थोड़ा अच्छे से भाषा में समझते हैं। क्रिमिनल लॉ क्या है कि वैसा लॉ जो कि क्राइम को कंट्रोल, क्राइम से रिलेटेड जो भी लॉ है उसको हम लोग क्रिमिनल लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में अंतर क्या है, तो सिविल लॉ में फोकस क्या रहता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, जबकि क्रिमिनल लॉ में फोकस क्या कहाँ रहता है, पनिशमेंट पे। यानी कि जो ऐसा एक्ट जो सोसाइटी को क्षति पहुंचाए वो क्रिमिनल लॉ में आता है और इस में पनिशमेंट पे ज्यादा फोकस रहता है, ना कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे। तीसरा था सिविल लॉ, ठीक है। सिविल लॉ क्या डील करता है, डिस्प्यूट, इंडिविजुअल और किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट है और जहां गुंजाइश है किसी न किसी टाइप की कंपनसेशन की विक्टिम को, तो उसमें सिविल लॉ एडमिनिस्टर होता है, ठीक है। यहाँ फोकस कहाँ रहता है, यहाँ फोकस रहता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे रेदर देन पनिशमेंट पे। अब ये ट्रेडिशनली ये 3 तरह के लॉ आ रहे थे, लॉ चले आ रहे थे पहले से, लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी पहुंची तो वहां क्या हो गया, फोकस हो गया सिक्योरिटी पे। यानी कि 2 कंट्री जो थे वो आपस में कैसे अपने सिक्योरिटी के स्ट्रॉन्ग बनाए, उस पर ज्यादा फोकस आ गया। 19th सेंचुरी आते होते ज्यादा फोकस कहाँ गया, वेलफेयर स्टेट पे। यानी कि वेलफेयर पे, लोगों के वेलफेयर के, पब्लिक वेलफेयर पे ज्यादा फोकस होने लगा हर एक स्टेट का। 1950 के बाद का दशक आप देखिए तो वो इंडिया भी एक वेलफेयर स्टेट की तरह उभरा। अब इससे वेलफेयर स्टेट से क्या हुआ कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो गवर्नमेंट की बढ़ गई, जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, ये सारी चीजें बढ़ गई। यानी कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज में काफी इंक्रीज देखने को मिला जब से वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया। अब जब ये एक्टिविटी बढ़ जाएंगी तो सरकार को भी या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी इंपावर करना पड़ेगा।
यानी एनार्की तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ लॉ एक्ट रूल रेगुलेशन होंगे तभी तो ये सारी चीजों को फुलफिलमेंट हो पाएगा। तो कुछ ना कुछ एक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो तीनों ऊपर से मेंशन लॉ थे वो इन सब डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कैसे एडमिनिस्टर किया जाए इन चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए एक नया तरह का हमें लॉ लाना पड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो हो सकता है यहाँ तक आपको 10% क्लियर हुआ होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लेक्चर के अंत तक ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अभी ओरिजिन देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो ओरिजिन है वो कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम से हमें देखने को मिलता है। पॉइंटर कहाँ गया? कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम क्या है? ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव है। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव किसको बोलते हैं? ये फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको हम लोग ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते थे। और वहां जो लीगल सिस्टम था, जो जुडिशरी का सिस्टम था, उसको हम लोग बोलते थे कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आया है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वहां से आने के बाद इसमें बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो वहां इमेच्योर्ड स्टेट में था। अभी जो देखते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो थोड़ा मेच्योर्ड स्टेट में हमें देखने को मिलेगा। अब कुछ हम डिफिनीशन देखते हैं। जैसे सबसे पहला है आइवर जेनिंग्स में डिफाइन किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, कि जो भी लॉ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो ये इस्लाम में डिटरमाइन किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या पावर होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की क्या क्या ड्यूटी होंगी। इस पे जो लॉ फोकस करे उसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये आइवर जेनिंग्स ने ये उनका डिफिनीशन था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अब देखते हैं जो डिफिनीशन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है उसको बोलते हैं ग्रिफिथ और स्ट्रीट का। ठीक है, इन्होंने जो डिफाइन किया था वो सबसे ज्यादा इंडिया में भी वही हमने लेके आया है। ठीक है, तो ये बोलते थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो कि रिलेटेड है ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इनके 3 कैटेगरी जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला कैटेगरी क्या है? वो लॉ कि जो डिफाइन करता है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बिंदुओं पे इन्होंने फोकस किया था ग्रिफिथ और स्ट्रीट ने। तो सबसे पहला बिंदु क्या था कि वैसा लॉ जो कि डिफाइन करे पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर इन्होंने बोला था कि लॉ जो कि डिफाइन करे लिमिट ऑफ पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पहले में इन्होंने बताया कि जो लॉ जो बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के क्या पावर हैं, ठीक है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर उन्होंने बोला कि वो लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन के पावर को लिमिट करे वो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, यानी कि एक के ही ये बहुत सारे दे रहे हैं, मतलब फैक्टर्स बता रहे हैं। तीसरा बताया कि वैसा लॉ कि जो डिफाइन करे कि किस मैनर में ये लिमिट को हम लोग कैसे ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। यानी कि पहले में बताया कि पावर क्या है, दूसरे में उस लिमिट पे, उस पावर पे लिमिट लगाने की बात की कि वो लॉ जिससे पावर पे लिमिट लगता हो, और तीसरे में बात की कि जो प्रोसेस है जिससे कि इस लिमिट को हम लोग ऑपरेशनलाइज करते हैं वो भी प्रोसेस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है। तो ये डिफिनेशन दिया इन्होंने। अब इसी डिफिनेशन को सभी जगह एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इंडिया में हमने उसमें 2 नया चीज जोड़ दिया। ठीक है, 2 नए कैटेगरीज हमने ऐड कर दिए। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ने इसको ऐड किया। अब ये कैटेगरी क्या थे कि पहले में इन्होंने बता दिया था कि लॉ डिफाइनिंग द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के क्या पावर हैं। अब इसी को लेके इंडिया ने एक और चीज ऐड कर दिया कि लॉ डिफाइनिंग द मैनर इन विच पावर हैज टू बी एक्सरसाइज, यानी कि किस मैनर में पावर को एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि पावर एक्सरसाइज के क्या प्रोसेस हो उसको भी इंक्लूड कर दिया। एक नया फैक्टर इंक्लूड किया कैटेगरी हमारे डिफिनीशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डिफिनीशन में इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ने। यानी कि इन्होंने केवल बताया कि पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होने चाहिए, उस पर लिमिट क्या होना चाहिए और लिमिट कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाता है। इंडिया ने ऐड किया कि इसके साथ साथ, यानी कि पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उस पावर को कैसे एक्सरसाइज किया जाए, ये नया एक फैक्टर इंडिया ने जोड़ा। फिर इंडिया ने जोड़ा कि द लॉ विच डिफाइंस द रेमेडीज थ्रू विच द ग्रेवियंस कुड बी रेड्रेस, यानी कि लोगों की कुछ ग्रेवियंसेज हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से, उस ग्रेवियंसेज को, उस उनके पीड़ा को, उनके दुख दर्द को, जो भी है उनके शिकायत को कैसे रीएड्रेस किया जाए, वो भी जो लॉ है वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रीव्यू में। यानी कि वो भी एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। यानी कि ये जो है ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल डिफिनीशन है अगर कोई पूछे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो इसमें ग्रिफिथ और स्ट्रीट का ये तीनों ऐड कर दीजिएगा और साथ में ऐड करना है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का जो 2 इन्होंने कैटेगरीज ऐड की थी, यानी कि मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज और रेमेडीज थ्रू विच द ग्रेवियंसेज ऑफ जनरल पब्लिक एंड स्टाफ कुड बी एड्रेस्ड। तो ये 2 फैक्टर है।
अब हॉलैंड ने क्या बताया कि इन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये डिफाइन करता है ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के क्या क्या ऑर्गन है उनको हॉलैंड में बोला था कि ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है, उस पर कपड़ा चढ़ाने का काम करता है, यानी उस ऑर्गन ऑफ स्टेट को एक तरह से और पावर देने का काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो कंक्लूजन हम लोग क्या निकाले इस राम कथा कहानी से कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है वो ऐसा सेट ऑफ लॉ है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाए। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एडमिनिस्ट्रेशन के सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि उसको क्या पावर है, कैसे वो पावर एक्सरसाइज करेगा, उस पावर से किसी को परेशानी होती है तो उसका ग्रीवियंस रिड्यूसल कैसे होगा, उस पावर पे कैसे लिमिट लगाया जाएगा और उस लिमिट को कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं एक वर्ड में कि ये इंक्लूड करता है ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये भी लॉ एज ये भी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो भी चीज है जिसमें ये इंपावर करता है स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्टेट को ये पावर प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रॉपरली एडमिनिस्टर कर सके, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कर सके, यानी कि एग्जीक्यूशन कर सके। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसमें नेचर आपको उतना नहीं मिलेगा, इसमें एक तरह से आपको जो दो तरह के जो जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की उत्पत्ति हुई है वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलेगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हम लोग समझ सकते हैं दो स्कूल ऑफ थॉट से, ये एक तरह का एवोल्यूशन है। स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है कि बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की सोसाइटी है, बहुत तरह के ग्रुप है, और वहां पे क्या है सबका अलग अलग मतभेद हो सकता है या अलग अलग किसी के विचार हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट। अब इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के केस में दो स्कूल ऑफ थॉट पे फोकस किया गया है। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल लीगल और दूसरा है कॉमन लॉ सिस्टम। ठीक है, इसको बस आप ध्यान से देखिए, 10-15-20% इसमें समझ में आ जाए तो ठीक है। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम क्या है, ये जो लीगल सिस्टम है ये यूरोप का जो लीगल सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम। ये यूरोप का जो लीगल सिस्टम है ये कहाँ से प्रभावित है, यहाँ से ये फ्रेंच लीगल सिस्टम से प्रभावित है। कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम में ड्युअलिटी ऑफ लॉ है, यानी कि लॉ दो तरीके के हैं। एक तो वो जो कि सोसाइटी में जो भी मेंबर्स हैं यानी सिटीजन्स है उनको रेगुलेट करता है, पहला लॉ उस तरह का है, और दूसरा है लॉ जो कि रेगुलेट करता हो स्टेट और उसके मेंबर्स के, यानी एडमिनिस्ट्रेटर और साथ में जो और स्टाफ है उनको जो भी एडमिनिस्ट्रेट करता है वो दूसरे तरह का लॉ है। तो ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव ये क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो फ्रांस को बोला जाता था, फ्रांस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। यानी कि कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम क्या है, ये जो है फ्रेंच में अडॉप्ट किया गया था, फ्रांस में अडॉप्ट किया गया था। इसमें क्या है, दो अलग अलग सेपरेट लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या करेगा, वो सिटीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए। दूसरा लॉ क्या है कि स्टेट और उसके मेंबर्स हैं यानी कि जो भी स्टाफ है एडमिनिस्ट्रेटर है उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, वो दूसरे कैटेगरी में आता था, यानी कि इसमें ड्युअलिटी ऑफ लॉ था। अब कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम में जब ड्युअलिटी ऑफ लॉ है तो दो कोर्ट भी चाहिए, क्योंकि दोनों को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेट करना है ना, तो इसीलिए इन यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल जो सिस्टम है इसमें दो तरह के आपको जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है एक जुडिशियल सिस्टम जो कॉमन पीपुल के लिए होगा, और दूसरा जो जुडिशियल सिस्टम होगा वो स्टेट एंड इट्स मेंबर के लिए होगा। और स्टेट एंड इट्स मेंबर को क्या बोलते हैं, ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। अब इसके लिए क्या होगा, कॉमन पीपुल के को एडमिनिस्टर करने के लिए ऑर्डिनरी कोर्ट्स होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एडमिनिस्टर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होगा। ये दोनों कोर्ट अलग अलग होगा। अगर इन दोनों के फैसले में कहीं कुछ टेंशन होता है, बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो एक अलग तरह का स्पेशल कोर्ट होगा और उसी का डिसीजन फाइनल और मान्य होगा। तो क्या है इतना कहानी कहने का मतलब यही है कि हम लोग लीगल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के संदर्भ से। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि यूरोप में और मेनली फ्रांस में क्या है कि स्टेट के जो भी एम्प्लॉय थे या स्टेट था उनके लिए एक अलग कोर्ट था, और जो जनरल पब्लिक था उनके लिए एक अलग कोर्ट था। ठीक है, और दोनों अलग अलग अपने एक्सक्लूसिव थे सब्जेक्ट में। ये इनके सब्जेक्ट में एडमिनिस्टर करता था और ये लोगों के सिटीजन्स के सब्जेक्ट में एडमिनिस्टर करते थे। तो वही हमने थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड लिया। दूसरा था कॉमन लॉ सिस्टम। अब जैसे ब्रिटेन में और आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा कॉमन लॉ सिस्टम। ठीक है, कॉमन लॉ सिस्टम में क्या है, एक सिंगल सेट ऑफ लॉज था, यानी कि एक ही लॉ रेगुलेट करेगा दोनों मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को, यानी कि स्टेट को भी यही लॉ रेगुलेट करेगा और स्टेट के मेंबर्स जो हैं यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए भी यही लॉ होगा, और दूसरा जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी यही लॉ होगा। तो यानी कि एक ही जुडिशियल सिस्टम होगा इसमें, और जिसको हम लोग ऑर्डिनरी जुडिशियरी बोलते हैं। यहाँ क्या था, फ्रांस में दो आपको जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलेंगे, कॉमन पीपुल के लिए अलग और स्टेट के लिए अलग। चलते हैं आगे।
आगे हम लोग जो दूसरा कॉमन लॉ सिस्टम थे उन्हीं के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या क्या अप्रोच है। तो सबसे पहला है, इसमें दो तरह के अप्रोच आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश अप्रोच जो यूके वाला, और दूसरा है अमेरिकन अप्रोच यूएसए वाला। अब इसके इंग्लिश अप्रोच के प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी कि इस इंग्लिश अप्रोच को कोई सामने लेके आया होगा, कोई उसके बारे में बताया होगा, उसको कोई समर्थन दिया होगा, तो वो है इंग्लिश अप्रोच के प्रोफेसर डाइसी और सर आइवर जेनिंग्स। अब इनका क्या विचार था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मतलब इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रिस्पेक्ट में? तो प्रोफेसर डाइसी बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो सेट ऑफ लॉ है जिसमें सारे लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज होते हैं इंडिविजुअल के। पहला, यानी कि डाइसी के द्वारा पहला ये दिया जाए कि लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, पहला ये था। दूसरा था लीगल पावर एंड लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के क्या पावर हैं, क्या उसकी लाइबिलिटीज है और क्या ऑब्लिगेशन है, ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। किसका देख रहे हैं हम लोग इंग्लिश अप्रोच देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं हम लोग? कॉमन लॉ में देख रहे हैं। कॉमन लॉ सिस्टम क्या है? जिसमें एक ही जुडिशियल सिस्टम होता है सिटीजन्स के लिए भी और स्टेट के लिए भी, ठीक है। और इसी में जो है सबसे पहला है इंग्लिश अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच को सपोर्ट किया प्रोफेसर डाइसी और सर आइवर जेनिंग्स में। और प्रोफेसर डाइसी बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में दो सेट ऑफ लॉ होते हैं, एक में जो लीगल राइट्स और लाइबिलिटी इंडिविजुअल के होते हैं और दूसरा लीगल पावर और लाइबिलिटी जो स्टेट के होते हैं। तो इन्हीं दोनों को मिला के बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब यहाँ इन्होंने दो चीज छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने फेल हो गए ये हाईलाइट करने में कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए अगर सरकार के कुछ पास पावर है, ठीक है, पावर है, उस पावर को वो सरकार कैसे एक्सरसाइज करेगी, ये इन्होंने नहीं बताया। दूसरा, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कंट्रोल मैकेनिज्म होगा, अगर स्टेट को कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा, तो ये आपको डाइसी और आइवर जेनिंग्स ने नहीं बताया। दूसरा है अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच के प्रोपोनेंट्स कौन है? केनिथ कल्प डेविस, ठीक है। तो ये सारे आपको जो लॉ वाले होंगे वो अच्छी तरह से समझेंगे, या पॉलिटिकल साइंस वाले, हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं कि कोशिश करते हैं। ये बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो है जिसका कंसर्न है पावर और प्रोसीजर से। किसके पावर ऑफ प्रोसीजर से? एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी से, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक नया वर्ड शामिल किया, वो था जुडिशियल रिव्यू, यानी कि उस लॉ को गवर्न करने के लिए, उस लॉ को रेगुलेट करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स और पावर ये इस्तेमाल करते हैं, कौन? एडमिनिस्ट्रेटर, उनको रेगुलेट करने के लिए जो जुडिशियल रिव्यू है और उसके लिए जो लॉ है वो भी आएगा किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। यानी कि केनिथ कल्प डेविस का मानना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो है जिसमें पावर्स और प्रोसीजर की चर्चा हुई है। किसकी पावर्स ऑफ प्रोसीजर? एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के लिए। दूसरा क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो है कि जो जुडिशियल रिव्यू के लॉ को गवर्न करे, उसको भी हम लोग लाते हैं किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। तो ये क्या था? केनिथ कल्प डेविस का ये बोलना था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के विषय में। उसके बारे में अब देखते हैं कि इनका जो ये कहना था वो सही था, ठीक है, लेकिन एक ही कॉन्टेक्स्ट में सही था। वो किस कॉन्टेक्स्ट में? ये वो सही था कि क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के द्वारा। तो ये इन्होंने सही बताया है, ठीक है, इन्होंने इस चीज पे चर्चा की है। दूसरा, लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं बता पाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी द्वारा लॉ बनाए गए हैं उसको ये इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये केवल फोकस कर रहे हैं प्रोसीजर्स और पावर्स पे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है वो लॉ भी तो बनाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उस पे इनका फोकस नहीं है, ठीक है। आगे डेविस क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी क्या है? कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, ठीक है, यानी कि ये कोर्ट और लेजिस्लेचर से अलग है। ये अफेक्ट करता है प्राइवेट पार्टीज की राइट को, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के थ्रू। लेकिन यहाँ इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है नॉन एडजुडिकेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को यहाँ, यानी कि इनके डेफिनेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेफिनेशन में ये जो नॉन एडजुडिकेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरा, इन्होंने ये भी नहीं बताया है कि क्या कंट्रोल मैकेनिज्म होगा, यानी कि अगर ये जो एक्सरसाइज करेंगे अपने पावर्स को, अमेरिकन अप्रोच में ये जो बात बताते हैं ना कि ये पावर्स और प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? ये पावर्स और प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी अपने पावर को एक्सरसाइज करती है। लेकिन इन्होंने इस पे फोकस नहीं किया था कि इस पावर को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। लेकिन बाद में हमें जाके पता चला कि बहुत सारी चीजों से कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी एक तरीका है इनके पावर को कंट्रोल करने के लिए। तो इतना हम लोग डिस्कशन किए इसलिए कि
ये देखने के लिए कि अमेरिकन अप्रोच क्या है, इंग्लिश अप्रोच क्या है, साथ साथ में फ्रेंच में कैसे सिस्टम काम करता था फ्रांस में, और वहाँ जुडिशियल सिस्टम क्या है, उस पर हम लोग थोड़ा सा नज़र बनाए। तो अमेरिकन अप्रोच कहाँ, इसका इम्फेसिस कहाँ है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ फंक्शन किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने प्रोसीजर के बारे में बहुत सही बताया है, लेकिन पावर का जो मिसयूज होगा और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसको इन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल मैकेनिज्म को पूरी तरह से इन्होंने नहीं बताया है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि जनरल फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के फीचर्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला फीचर्स है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज लिस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि पूरे इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है। ठीक है, ये कम्युनिटेरियन है और इसके सोशल कंसर्न है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, पब्लिक पर्पस के लिए है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क करता है वो लार्जर सोशल बेनिफिट के लिए करता है। तो इसीलिए क्या है, ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये क्या है, मोर कम्युनिटेरियन है। ठीक है, यानी कि सोसाइटी के लिए या कम्युनिटी के लिए काम करता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो ज़्यादा कम्युनिटेरियम है, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक पर्पस के लिए और सोशल बेनिफिट के लिए काम करता है। दूसरे शब्दों में देखिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसर्न क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर से कंसर्न है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंसर्न है, ये वैल्यू लेडन है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू लेडन नहीं है। अब ये लाइन यहाँ क्यों जोड़ा गया है, ये बताने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू लेडन है, यानी कि लोगों के वैल्यूज के, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। रूल पे ज्यादा फोकस नहीं है, लोगों पे ज्यादा फोकस है, इसीलिए ये क्या है, मोर कम्युनिटेरियन है। दूसरा क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है अपने मेंबर्स को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी मेंबर्स हैं उनको प्रिविलेज्ड कंडीशन में डालता है। क्यों डालता है, क्योंकि जब भी आदमी कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज या काम करेंगे, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन काम करेंगे, तो उनको कुछ सर्टेन पावर और इम्यूनिटीज होनी चाहिए ताकि वो अपने फंक्शन को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। ये इम्यूनिटी किसके खिलाफ हो सकती है, जैसे पॉलिटिकल इम्यूनिटी हो सकती है कि पॉलिटिशियन कुछ हद तक ही इनको कंट्रोल कर सकते हैं, सिटीजन कुछ हद तक इन पे ही केस कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ऑर्डिनरी पावर दिया जाता है। वो पावर किसके द्वारा दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसीलिए उस फीचर में आता है। ठीक है, यानी कि कुछ मैकेनिज्म है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मेंशन है और वो जरूरी भी है ताकि अपनी एक्टिविटीज बिना प्रेशर के कैरी आउट कर सके। तीसरा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ब्रिंग अबाउट डिस्क्रिशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्क्रिशन कैसे ही मिनिमाइज किया जाए, इसीलिए लॉ की जरूरत है ताकि डिस्क्रिशन को कैसे खत्म किया जाए। डिस्क्रिशन के क्या होता है कि खुद से स्वयं से जो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं उसको हम लोग डिस्क्रिशन बोलते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इज ऑल अबाउट रिटन रिकॉर्ड्स और रिटन में जो भी चीजें हों ताकि आपके डिस्क्रिशन न चले, इसीलिए रिटन में सारी चीजें लिखी जाती हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के चलते डिस्क्रिशन भी मिलता है। कैसे मिलता है, क्योंकि आज का जो सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होता जाएगा तो फंक्शन बढ़ता जाएगा लोगों का, वैसे ही स्टेट का भी फंक्शन इंक्रीज करेगा। अब ये सारी चीजें आप लॉ के अंदर थोड़ी लिख सकते हो, लॉ के अंदर सब चीज लिखना संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखें कि कोरोना वायरस से कैसे निपटना है अभी आज के लॉकडाउन के सिचुएशन में, तो ये थोड़ी लॉ किसी लॉ में लिखा होगा कि आपको ऐसे करना है, ऐसे ड्यूटी देनी है, पब्लिक के साथ ये व्यवहार करना है। यहाँ क्या है, यहाँ तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो यहाँ क्या है, डिस्क्रिशन लेना पड़ेगा। इसीलिए एसपीडीएम के कितने वीडियोज वगैरह देखने को मिलते हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई यमराज का भेष बनाया है। तो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिस्क्रिशन भी लेके आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटी में बढ़ गए हैं और कॉम्प्लेक्सिटीज को, हर एक कॉम्प्लेक्सिटी को आप लॉ के अंदर नहीं डाल सकते। तो जरूरी है कि हर एक लॉ में वेग एरियाज होंगे, और जहां वेग एरियाज होंगे वहां एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। चौथा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज हाउएवर इनएविटेबल, मतलब कि ये क्या है, एकदम कंपलसरी है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, बिना इसके काम नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, खास करके कि वेलफेयर स्टेट का जब से कॉन्सेप्ट आया है तब से क्या है कि जो स्कीम और जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए। और ये स्कीम और वेलफेयर कौन बनाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो सिविलाइजेशन प्रोस्पर ही नहीं करेगा, इसीलिए ये एकदम जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जरूरी है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए। चलते हैं आगे देखते हैं स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि इसका दायरा कहाँ तक है, यहाँ कहाँ तक इसकी परिधि है, कहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये लॉ डील करता है प्रोसीजर और मेथड किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स के। ठीक है, यानी कि इसी लॉ के थ्रू आप स्टडी करते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है उनमें क्या क्या मेथड और प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या रूल होगा। अब जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट तो मान लीजिए कि कोई स्टैट्यूटरी एक्ट बना दिया लेजिस्लेचर से, लेकिन एक्चुअल में
जो प्रैक्टिस करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिपार्टमेंट कुछ चाहिए ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा। अब ये डिपार्टमेंट कैसे फंक्शनिंग करेगा, क्या इसके स्टाफ होंगे, कहाँ कहाँ रिक्रूटमेंट होगा, कब डिस्प्यूट होगा, वो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कैसे होगा, ये सारी चीजें किसके हाथ में है, यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है उनके हाथ में है। यहाँ एग्जीक्यूटिव जो है वो रूल बनाते हैं इस चीज के लिए। ये सारी चीजें इसमें मेंशन कर पाना संभव नहीं है जो लेजिस्लेचर के थ्रू बनाता है। तो ये क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स हैं, उनके क्या क्या प्रोसीजर होंगे वो इसके स्कोप में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्कोप में। दूसरा ये इसमें आता है कि नेचर ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होगा, पावर और फंक्शन कैसे होंगे इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन के, यानी कि उनका जो हायरार्की स्ट्रक्चर वगैरह ये सब कैसे होंगे, क्या पावर्स होंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे है उनके क्या फंक्शंस होंगे, ये सारी चीजें किस में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आता है, इसके परिधि में है, इसके डोमेन और स्कोप में है। तीसरा है कि ये सारे रिलेवेंट रेमेडीज बताता है। मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, उसका जो राइट्स है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, राइट को छीना जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स के द्वारा, ठीक है, तो इसमें वो क्या करेगा, वो क्या रेमेडी लेगा, वो कहाँ अप्रोच करेगा, तो सारे रेमेडीज भी रिलेवेंट रेमेडीज मेंशन्ड है, और जो उसको डील करता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि ये भी इसी के स्कोप में है। चौथा है कि व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, क्यों कंट्रोल किया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीजें भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत आती हैं, इसी के स्कोप में है। अब यहाँ नोटेबल चीज एक ही है कि ये जो लॉ है, ये जो ब्रांच ऑफ लॉ है, ये केवल रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन से, ठीक है, इसमें लेजिस्लेचर और जुडिशरी का कोई ये चीज नहीं है। और इसमें जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को बोला जाता है बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इसी के थ्रू आता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव को ही पावर दिया गया है कि आप अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन लॉ बनाइए, वही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और ये बैकग्राउंड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं डाइसी रूल ऑफ लॉ क्या है, ठीक है। तो आपने सेक्शन अपना आर्टिकल 14 पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या बोलता है, आर्टिकल 14 बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है वो किसी ने दिया होगा, तभी तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, तो ये दिया है प्रोफेसर अल्बर्ट डाइसी ने। तो डाइसी के कंसेप्ट को ही बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। देखते हैं क्या है। तो प्रोफेसर अल्बर्ट डाइसी ने ये कंसेप्ट दिया था 1885 में। क्या था वो कंसेप्ट, रूल ऑफ लॉ। ये क्या था, अरिस्टोटल के जो आइडिया था, अरिस्टोटल के कुछ प्रिंसिपल थे उस पर बेस्ड था। अरिस्टोटल ने कहा था लॉ शुड गवर्न। लॉ शुड गवर्न का मतलब क्या है, लॉ ही गवर्न करना चाहिए, यहाँ मैन शुड नॉट गवर्न, यानी कि जो भी आदमी है उसको गवर्न किया जाए, जो भी स्टेट है उसको रूल ऑफ लॉ के द्वारा गवर्न किया जाए, रेदर देन रूल ऑफ मैन, यानी कि आदमी का रूल नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आदमी का रूल क्यों यहाँ पे जिक्र हुआ है कि पहले मोनार्की थी, तो मोनार्किकल सिस्टम में क्या था कि राजा का जो विम्स एंड फैंसीज है उसी के अकॉर्डिंग, उसी का जो शासन था, उसका वचन था, वही शासन हो जाता था। जैसे बाहुबली में देखें तो वही क्या था, इसको हटाने के लिए अरिस्टोटल ने बोला था कि लॉ शुड गवर्न, लॉ को गवर्न करना चाहिए, और डाइसी ने इन्हीं के कंसेप्ट को उठाकर रूल ऑफ लॉ दिया है। इसमें सबसे पहला इन्होंने कंसेप्ट दिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, हर एक जो आदमी है वो समान है, ठीक है, रिगार्डलेस उसका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, ये सब कोई मायने नहीं रखता, हर कोई लॉ के सामने इक्वल है, ठीक है। और दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ का कैनोटेशन क्या है, दूसरे अर्थ में इसको ये बोल सकते हैं कि ये बोल रहा है कि देयर शुड नॉट बी एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपने मन से कोई न कभी काम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे एज पर द लॉ। इसके दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं, एक तो कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए, सबको लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है। दूसरा है, इन्होंने प्रिंसिपल दिया था सुपरमेसी ऑफ लॉ। सुपरमेसी ऑफ लॉ यानी कि लॉ इज सुप्रीम, ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में नो वन एंड नथिंग, कुछ भी और कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, ठीक है, सब लॉ के नीचे है। और दूसरा इसका कैनोटेशन क्या था कि किसी भी आदमी को पनिश नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको सफरिंग नहीं दी जा सकती है एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, यानी कि कुछ लॉ होगा, ठीक है, और उसके ब्रीच के लिए, उसके अवमानना के लिए, उसके अवहेलना के लिए, ठीक है, उसको अगर ऑर्डिनरी कोर्ट के द्वारा गिल्टी फाइंड किया गया तभी उसको सजा सुनाई जाएगी, अदरवाइज नो वन कैन बी पनिश्ड और मेड सफर एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ इन एन ऑर्डिनरी कोर्ट। तो यही है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ सबसे ऊपर है, और दूसरा काउंटेशन तो देख ही लिया। तीसरा है
प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिजल्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। तो यहाँ डाइसी क्या बोल रहे हैं, यहाँ कॉन्टेक्स्ट है ब्रिटेन के। तो हमको पता है कि ब्रिटेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो कोर्ट फैसला देते हैं वो उसी को बेस माना जाता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरह से वहाँ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो भी जजमेंट आते हैं उसी को बेसिस बनाया जाता है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि डाइसी कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं वो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, जो ऑर्डिनरी कोर्ट है उनके जजमेंट से आता है, ठीक है। तो ये कहीं से प्रकट नहीं होता है, यही इसको क्या करता है, सप्लीमेंट करता है। कैसे देखते हैं कि ये ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो भी जज डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वही को उसी को प्रिंसिपल मान लिया जाता है, ठीक है। और जो जज डिसीजन लेते हैं ऑर्डिनरी कोर्ट के, वो क्या है, प्राइवेट पर्सन के लिए डिसीजन लेते हैं, यानी कि उनके हितों की रक्षा के लिए डिसीजन करते हैं, ठीक है। तो डाइसी का ये मानना था कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट है, जो कॉमन लॉ है, ठीक है, वो ज्यादा प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये ब्रिटेन के सापेक्ष में बोल रहे हैं कि वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। तो जो ऑर्डिनरी कोर्ट फैसला देता है उससे लोगों के जो राइट्स है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। चलते हैं आगे देखते हैं कि डाइसी और रूल ऑफ लॉ का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग तीनों लॉ इनको हम डिस्कस किया, अब देखते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है। तो डाइसी ने क्या बोला था कि एवरीबडी इज इक्वल एंड देयर इज नो प्रिविलेज सेक्शन, ठीक है। बट अभी ऐसा देखा गया है कि उन्हीं के टाइम पे इन्होंने तो कंसेप्ट दे दिया कि एवरीबॉडी इज इक्वल, लेकिन ऐसा देखा गया कि ब्रिटेन में जो महारानी थी उनको, जो ब्रिटिश क्राउन था वहां जो मोनार्की है उसको इम्यूनिटी दी गई है, ठीक है। उसमें लीगल प्रोविजन के द्वारा इम्यूनिटी दी गई थी। तो उनका कहना कि एवरीबॉडी इज इक्वल वो एक तरह से गलत है, ठीक है। वो एक तरह से अल्ट्रा वायरस है, एक तरह से कंपेटेबल नहीं बैठता है। इंडिया में देखिए कि प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, पीएम को इनको स्पेशल इम्यूनिटीज दी जाती है। तो कहाँ कोई इक्वल है, एवरीबॉडी इज नॉट इक्वल इन, मतलब सब कोई बराबर कहाँ है, इसमें तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। तो ये इनके जो कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा सा भिन्न है जो एक्चुअल सिनेरियो है। दूसरा है कि जो कंसेप्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का और एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मैंने समझा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन में भी शुरू में मैंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सापेक्ष में समझाया था। तो ये जो चीजें क्या है, इसको डाइसी ने नजरअंदाज की थी। लेकिन जब 19वीं शताब्दी का अंत था, यानी कि ये जो 1885 में ये कंसेप्ट दिए थे, ठीक है, लेकिन इसी टाइम पे क्या था कि इन चीजों का भी कंसेप्ट सामने आ रहा था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन का। लेकिन डाइसी ने क्या किया, इग्नोर किया। यानी कि वो कोर्ट एक ही कोर्ट के सुप्रीमेसी को बता रहे हैं, एक ही लॉ के सुप्रीमेसी को बता रहे हैं, लेकिन यहाँ अलग भी लॉ है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया गया लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव यहाँ एडजुडिकेट कर रहा है, यहाँ फैसला सुना रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो इग्नोर किया इन सारे डेवलपमेंट्स को जो उस टाइम में डेवलपमेंट हो रहे थे, ठीक है। और इन्होंने फ्यूचर को भी सही से नहीं देखा, यानी कि बाद में देखिए आज कितना हावी हो गया है ये दोनों चीजें, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेकिन इसके बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इन्होंने यूनिटी ऑफ जो लेजिस्लेचर, जो ऑर्डिनरी कोर्ट की यूनिटी पे ही केवल भरोसा किया और एक लॉ की बात की थी, जबकि यहाँ बहुत सारे लॉ हैं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एम्पावर्ड है लॉ बनाने के लिए और लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए। ये सब उस टाइम से भी चले आ रहा था, ठीक है। लेकिन डाइसी का क्या व्यू था कि एक ही सिंगल सेट ऑफ लॉ है, वो सभी लोगों के लिए है और वो जो फैसला सुनाएगा वो ऑर्डिनरी कोर्ट सुनाएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा दूसरा था। तो इस तरह से ये इग्नोर किए इन सब चीजों को डाइसी ने। दूसरा ये हुआ। तीसरा जो है वो मार्क्सिस्ट के केस में है। तो जो भी मार्क्सवादी थे वो डाइसी के आइडिया के अगेंस्ट थे। उनका आइडिया क्या था कि एवरीबॉडी इज इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वली। लेकिन मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि हर कोई इक्वल नहीं है, जो सोसाइटी है वो इनहेरेंटली अनइक्वल है, क्योंकि गरीब है, अमीर है, तो आप सबको इक्वल कैसे मान लोगे। तो इसीलिए आप सबको, एवरीवन को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, यानी कि आप क्या है, इनइक्वलिटी को सस्टेन कर रहे हो, ठीक है। यानी कि कोई अमीर है और कोई गरीब है, ठीक है, तो हम दोनों को, इन दोनों को इक्वल नहीं मान ले, तो यानी क्या है, हम लोग, ये तो इनइक्वलिटी कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, मार्क्सिस्ट बोल रहे हैं कि इनका जो आइडिया है ये इनइक्वलिटी को सस्टेन कराएगा और आगे तक, ठीक है। और ये क्या है कि आप एक तरह से इनइक्वलिटी के लिए गार्डिंग प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि एक तरह से आप इनइक्वलिटी को और परपेचुएट कर रहे हो और बढ़ावा दे रहे हो। दूसरा था, फिर उसके बाद चौथा देखते हैं कि डाइसी जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि लॉ शुड प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लॉ का क्या काम है, डाइसी ने बोला कि लाइफ को और प्रॉपर्टी को जो है उसको बचाना,
ठीक है। लेकिन मार्क्स बोल रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं और लाइफ भी है उनका एक तरह से बर्डनसम है, यानी कि वो भी एक तरह से बर्डन है उनके लिए। लेकिन रिच क्या है, ये भी प्रॉपर्टी भी इंजॉय करते हैं और लाइफ भी इंजॉय करते हैं। तो डाइसी क्या कर रहे हैं, ये रिच को छोड़कर केवल पुअर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो रिच के पास तो पैसा है ही नहीं, तो पैसा आप प्रोटेक्ट किसके करवा रहे हो? आप बोल रहे हैं ना कि लॉ शुड प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो है ही नहीं गरीब के पास। तो एक तरह से क्या है, आपका बर्जुआ क्लास है, जो हायर क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनको आप सपोर्ट कर रहे हो, उनको आप उनके प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये मार्क्स का एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन था। फिर अब डाइसी के फिर अगले ओपिनियन पे फिर मार्क्स क्रिटिसाइज करेंगे। डाइसी क्या बोलते हैं कि जुडिशरी विल डिसाइड द वायलेशन ऑफ लॉ एंड नो बडी विल टेक लॉ इन देयर हैंड, यानी कि जुडिशरी ही डिसाइड करेगा कि लॉ का वायलेशन हुआ है कि नहीं, और कोई भी लॉ अपने हाथ में नहीं लेगा। लेकिन मार्क्स यहाँ बोलते हैं कि देखो, ये जो प्रोसीजर है कि जुडिशरी तक पहुंचने का और जस्टिस लेने का, ये प्रोसीजर क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो पुअर इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसके पास मौका क्या रहेगा? पुअर के पास यही मौका रहेगा कि वो लॉ को अपने हाथ में ले, ठीक है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता वहां तक पहुंचने का, ठीक है। लेकिन अगर पुअर ऐसा करेगा तो आप उसको ट्रीजन करार दोगे कि नहीं, आप एक्ट के लॉ के जो है विरोध में जाके काम कर रहे हो। लेकिन रिच क्या है, वहीं पे ये चीज को अफोर्ड कर लेगा, कोर्ट जाना अफोर्ड कर लेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप केवल रिच को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पुअर को आप प्रोटेक्ट कहाँ कर रहे हो? पुअर को आप बोल रहे हो जबरदस्ती कोर्ट जाने के लिए, कानून हाथ में नहीं लेने के लिए, और उसके पास पैसा ही नहीं है क्योंकि ये प्रोसीजर ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप केवल रिच को ही सपोर्ट कर रहे हो। तो मार्क्स एकदम जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, आपको एकदम जो रेल ट्रैक से उतर के दूसरी तरफ ही चले जाएगी, आपको थोड़ा सोचने पे भी मजबूर करती है कभी कभी। उसके बाद क्या है कंक्लूजन, इससे हम नहीं लिखा सकते हैं कि डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट कब होगा, जब उसमें बात होगी एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन की, जब उसमें बात होगी जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। तो ये सब जो नया फेनोमेना है, इसमें डाइसी ने कंक्लूड ही नहीं किया है। तो इसीलिए जो डाइसी का लॉ है वो एक तरह से कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए क्या था कि दिल्ली कन्वेंशन हुआ था एक 1959 में। इसमें क्या है, बहुत सारे इंटरनेशनल जूरिस्ट इकट्ठा हुए थे और उन्होंने रूल ऑफ लॉ को फिर से रीडिफाइन किया था। यानी कि एक तो डिफिनीशन हम लोग देखा किसका, हमने डाइसी का डिफिनीशन देखा, लेकिन इन्होंने फिर से इसको, जो इंटरनेशनल जूरिस्ट मिलके बैठे थे, उन्होंने फिर से इसको रीडिफाइन किया है। और वो बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ एक तरह का कंडीशन है, ठीक है, एक तरह से कंडीशन है, एक तरह से का इन्वायरमेंट है जिसमें स्टेट ऑपरेट करता है फेयर और जस्ट मैनर में, फेयर और जस्ट मैनर में ऑपरेट करता है। उस कंडीशन को जो स्टेट ऑपरेट करता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ये क्यों ऐसा फेयर एंड जस्ट मैनर में ऑपरेट करता है, ताकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक गोल को हासिल कर सके, स्टेट के डेमोक्रेटिक गोल को हासिल कर सके। और ये इन्वायरमेंट कैसा हो, जहां आदमी की डिग्निटी को अपहोल्ड किया जा सके, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ का डिफिनीशन ये लोग ये निकाल के लाए, ठीक है। वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो अलग है, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, वो अलग है। लेकिन यहाँ रूल ऑफ लॉ का मतलब इन्होंने ये निकाला कि रूल ऑफ लॉ वैसा कंडीशन है, वैसा इन्वायरमेंट है जहां स्टेट एक्ट करता है फेयर और जस्ट मैनर में, ठीक है, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक गोल है उसको हासिल कर सके। यहाँ सारे आदमी को डिग्निटी मेंटेन, जिससे यहाँ पे सारे आदमियों की डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पे क्या था, इन्होंने ये भी बोला कि एग्जिस्टेंस ऑफ अदर कोर्ट्स, जैसे ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की हमने बात की, ठीक है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और अलग अलग तरह के कोर्ट, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्ट से भी अलग तरह के कोर्ट, वो वायलेट नहीं करते रूल ऑफ लॉ को। तो ये डिफिनीशन इन्होंने नया लिया है। यही हम इस चैप्टर को एंड करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम लोग आगे देखेंगे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है। अगर आपको ये स्लो लग रहा होगा तो इसको 2x स्पीड पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।